हम बात कर रहे हैं अभी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ ए पैराबोला। किसी पैराबोला की रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी के बारे में हमें चर्चा करनी है। बच्चों हमें कोई पैराबोला गिवन है, ये लीजिए, ये आपको एक पैराबोला गिवन है जिसकी इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ऑब्वियसली इसकी एक्सिस हो जाएगी बच्चों x एक्सिस, या फिर यूं कहा जाए कि y इक्वल टू 0। अब इस पैराबोला पर बच्चों मैंने कोई लाइट रे इंसिडेंट करी जो कि x एक्सिस के यानी कि पैराबोला की एक्सिस के पैरेलल है। मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इस पैराबोला पर एक लाइट रे इंसिडेंट कर रहा हूं। ये मैंने लाइट रे इंसिडेंट करी, वो लाइट रे बच्चों इस पॉइंट पर जाकर टकराई। एज्यूमिंग दिस पैराबोला एज अ मिरर, मैं इस पैराबोला को एक मिरर मान रहा हूं। अगर मैं मिरर मानूंगा तभी जाकर बच्चों इससे रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन के बाद में लाइट रे जो है साहब वो सपोज कीजिए कि इसकी जो एक्सिस है उसे पॉइंट आर पर कट करती है। आई रिपीट, मैंने एक लाइट रे इंसिडेंट करी इस मिरर पर, जो इससे टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट हुई तो वो इसकी एक्सिस, किसकी एक्सिस, पैराबोला की एक्सिस के पॉइंट आर से होते हुए जाती है। मुझे बच्चों इस आर के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है और उसके बेसिस पर कुछ कंक्लूजन निकालना है। हम एक काम करते हैं, जिस पॉइंट पर लाइट रे इंसिडेंट हुई उसे हम नाम दे देते हैं P, और इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं सपोज कर लेता हूं am स्क्वायर माइनस 2m। मान लिया मैंने ये, ऑब्वियसली ये कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई करते हैं। अब जिस पॉइंट पर लाइट रे इंसिडेंट हुई है उस पॉइंट पर बच्चों मैं ड्रॉ करता हूं एक नॉर्मल। जिस पॉइंट पर लाइट रे इंसिडेंट हुई उस पॉइंट पर मैं क्या करता हूं बच्चों, एक नॉर्मल इंसिडेंट करता हूं। नॉर्मल जो मिरर की सरफेस के परपेंडिकुलर हो। वी पीपल नो, भाई हमारे पास में कैसा भी मिरर क्यों ना हो, फिर भले मिरर की सरफेस ऐसी प्लेन हो, या फिर इस तरह का मिरर हो, या फिर बच्चों इस तरह का मिरर हो, और हो सकता है कि कुछ वो इस तरह का ऊबड़ खाबड़ कुछ रफ किस्म का मिरर हो। एक बात सर्टेन है बच्चों कि जब भी कभी किसी मिरर पे लाइट रे इंसिडेंट की जाती है तो जितने एंगल पर इंसिडेंट रे इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होती है। भाई ये कौन सी रे है, दिस इज इंसिडेंट रे। जो प्रकाश किरण उससे आकर टकराई है उसे आप कह रहे हो आपतित किरण, और जो उससे टकराने के बाद वापस जा रही है, टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही है, इस रे को हम लोग कहा करते हैं बच्चों रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। और इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ, भाई नॉर्मल कौन, जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो, इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बनाएगी। सर्टेन है ये, कंफर्म है ये, भले मिरर की सरफेस कैसी भी हो। अब एक काम करते हैं साहब, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं ये मान लेता हूं तो ये जो इंसिडेंट रे है इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू माइनस 2m होगी। भाई आप इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को ये सपोज करते हो तो इसका मतलब क्या होगा, भाई इसका वर्टेक्स जो है वो 0 0 होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस पॉइंट की x एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस होगी am स्क्वायर, और y एक्सिस के लॉन्ग इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, y एक्सिस के लॉन्ग इसकी डिस्टेंस होगी साहब माइनस 2m। भाई किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बताते हैं, यही तो बताते हैं कि व्हाट इज इट्स डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस एंड व्हाट इज इट्स डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस। सो आपके पास में बच्चों पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स जो थे उस बेसिस पर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आ गई, तो लाइन की इक्वेशन, इंसिडेंट रे की इक्वेशन ये आ गई। अभी रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन इससे हम निकालते हैं। आप जानते हैं बच्चों अगर इस पॉइंट पर आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, नॉर्मल की इक्वेशन होगी y इक्वल टू mx माइनस 2m माइनस am क्यूब। बड़ी घिसी पिटी सी बात है बच्चों, बहुत बार आप लोग पढ़ चुके हैं। सो दैट उस बेसिस पर नॉर्मल की ग्रेडियंट क्या होगी बच्चों, m। नॉर्मल की ग्रेडियंट होगी m, एंड व्हाट इज मीन्ड बाय ग्रेडियंट, ग्रेडियंट इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। बच्चों कोई भी लाइन, जैसे ये नॉर्मल की ग्रेडियंट m है, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर किया, तो यहाँ पर m का मतलब क्या है बच्चों कि इस लाइन ने, ये लाइन मतलब नॉर्मल ने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाया। और आप देखिए बच्चों डायग्राम से आपको ये नजर आ रहा है कि अगर मैं इस एंगल को थीटा मानता हूं सो इसकी जो ग्रेडियंट होगी वो टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा होगी। क्यों, क्योंकि भाई इस लाइन ने यानी कि इस नॉर्मल ने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाया है, थीटा, लेकिन बच्चों वो नीचे की तरफ है इसलिए इसको मैंने लिखा माइनस थीटा, और माइनस टेन थीटा की टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, माइनस टेन थीटा।
होती है। उस बेसिस पर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि tan थीटा इज इक्वल टू कितना, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस एम। आई रिपीट, मैंने रैंडमली किसी पॉइंट पर लाइट रे इंसिडेंट कर दी, वो लाइट रे से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्शन होने के बाद में वो कहीं ना कहीं तो भैया इसकी जो एक्सिस है उसको कट करेगी, उससे पास होते हुए जाएगी। मैंने वो पॉइंट आर मान लिया, उसी के कोऑर्डिनेट्स के बारे में मुझे सारी जद्दोजहद कर ली है। तो बच्चों इस आपको जैसे ही जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट हुई वहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करो, नॉर्मल की इक्वेशन ये होगी जिससे नॉर्मल की ग्रेडियंट ही आएगी। एंड व्हाट इज मीन बाय ग्रेडियंट? ग्रेडियंट इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय एनी लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसके साथ में भैया ये वाला एंगल मैंने थीटा सपोज किया है, मैंने माना है, तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। ये तो कन्फर्म है भैया अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियमों के अनुसार। तो जितना एंगल ये है उतना एंगल ये है, इसमें तो कोई दो मत वाली बात नहीं है। तो इसीलिए आपने इसको भेज दिया साहब। अब आप ने क्या पाया, एम एन नॉर्मल की ग्रेडियंट ये आई, और वो क्या होगी बच्चों, टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि वो नीचे की तरफ है, इसीलिए वो नीचे की तरफ है। या यूं भी कह सकता हूं कि जैसे ये आपके पास में एक्स एक्सिस थी और ये लाइट रे ऐसी, ये नॉर्मल था, अभी ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो बच्चों ये वाला एंगल कितना होगा भाई? आपको तो क्या होता है, किसी भी लाइन ने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना वो एंगल देखना होता है। तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। भाई अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा, तो एम क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा टेंजेंट ऑफ 180 माइनस थीटा। और टेंजेंट ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होगा बच्चों, माइनस टेन थीटा। वही काम मैंने वहां पर भी किया है। चलिए, ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात बच्चों, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इस रिफ्लेक्टेड रे की ग्रेडियंट के बारे में बात करूं बच्चों। रिफ्लेक्टेड रे की ग्रेडियंट क्या होगी? आप देखिए, रिफ्लेक्टेड रे ने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाया? डायग्राम को देखकर आपको समझ में आ रहा है बच्चों कि उसने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बनाया -2 थीटा। भाई ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये परावर्तित किरण है। इस परावर्तित किरण ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया? ये पूरा एंगल कितना है बच्चों, 2 थीटा है। दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, सो टोटली दिस एंगल विल बिकम 2 theta. But since it is downward, it is why this thing. So I can write this is as bachcho minus tan 2 theta, because tangent of minus theta is equals to minus tan theta. And as far as minus tan 2 theta is concerned bachcho, I can write this is equals to 2 tan theta over 1 minus tan square theta. इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ। और फिर बच्चों ये माइनस है, और tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ माइनस एम अपॉन 1 माइनस माइनस एम का स्क्वायर। इसे आराम से आप हल कर लीजिए। सो ये आपके पास में बच्चों रिफ्लेक्टेड रे जो है बच्चों, उसकी स्लोप, उसकी ग्रेडियंट आ गई। सो इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी बच्चों? इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, भाई आपको किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो आपको दो बातें चाहिए होती हैं। आपको एक तो ये मालूम पड़ जाए कि साहब वो लाइन पर कोई भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम पड़ जाए कि लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है और उस लाइन का स्लोप क्या है, आपका काम हो जाएगा। तो रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन क्या होगी भाई? रिफ्लेक्टेड रे जो है वो am स्क्वायर माइनस 2m से पास हो रही है। रिफ्लेक्टेड रे am स्क्वायर माइनस 2m से पास हो रही है, तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। सो y माइनस y1, भाई लाइन की इक्वेशन y माइनस y1, भाई रिफ्लेक्टेड रे भी अल्टीमेटली पॉइंट P से ही पास हुई ना, सो ये इज इक्वल टू उसकी ग्रेडियंट, रिफ्लेक्टेड रे की ग्रेडियंट इनटू x माइनस am स्क्वायर। यही कुछ होगा भाई। रिफ्लेक्टेड रे चूंकि इस पॉइंट से पास हुई तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 हो जाएगा। और ये y प्लस 2m इज इक्वल टू, अब ये रिफ्लेक्टेड रे की ग्रेडियंट आप लोग निकाल चुके हो बच्चों, वो क्या है 2m अपॉन 1 माइनस एम स्क्वायर और इनटू में x माइनस am स्क्वायर। तो ये तो जनरलाइज्ड वे में साहब रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन आ गई, बशर्ते उसका जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जिस पॉइंट पर लाइट रे आकर टकराई है, अगर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हैं am स्क्वायर माइनस 2m, तो रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन ये होगी। सिंपल सी बात है। आप चाहे तो इस इक्वेशन को याद रख सकते हैं, वरना कोई बड़ा काम नहीं, फटाफट फाइंड आउट किया जा सकता है। ये तो समझाने में मुझे इतना समय लगता है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस पॉइंट पे जाकर वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है या एक्स एक्सिस से पास हो रही है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। सो जिस भी किसी पॉइंट पर बच्चों वो एक्स एक्सिस को कट करेगी, उस पॉइंट पर बच्चों वो एक्स एक्सिस पर है, चूंकि एक्स एक्सिस पर है इसलिए उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों? 0। भाई जिस भी किसी पॉइंट पर वो रिफ्लेक्टेड रे एक्स एक्सिस को कट करेगी, उस पॉइंट पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो वाई कोऑर्डिनेट को 0 कर दीजिए। आप इसको 0 करते हैं तो ये आपको मिलेगा बच्चों, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो ये 2m इज इक्वल टू 2m अपॉन 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू एक्स माइनस am स्क्वायर। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है बच्चों। 2 से 2 कैंसिल और m से m भी कैंसिल, m से m भी कैंसिल हो जाएगा। एंड देयर आफ्टर
जो बचा मैं उसको एक काम करता हूं, मैं यहां लिख देता हूं। सो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों x माइनस ए एम स्क्वायर, और ए एम स्क्वायर से ए एम स्क्वायर कैंसल, x इज इक्वल टू आ गया बच्चों a। सो जिस किसी पॉइंट पर उस रिफ्लेक्टेड रे ने x एक्सिस को कट किया, यानी पैराबोला की एक्सिस को कट किया, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ये आ रहा है, ऑब्वियसली y कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, उसी से आपका काम आया। तो पॉइंट r के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों, a, 0। और जरा ध्यान कीजिए a, 0 किसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, फोकस के होते हैं। सो बच्चों ये पॉइंट r जो है ये क्या होगा, ये और कुछ नहीं फोकस होगा, जिसे आप लोग s से रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हाट इट डज इट मीन एक्चुअली, इट मीन्स दैट व्हेनेवर एनी लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ पैराबोलिकल मिरर parallel to the principal axis, then after reflection from mirror it passes to the focus of the parabola. When a light ray is incident on a parabolical mirror parallel to the principal axis, then after reflection it passes to focus of the parabola, वो उसके फोकस से पास हो रही है, आप देख रहे हैं बच्चों। और ये बात आप लोग जानते भी हैं कि जब भी कभी कोई लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पहले इंसिडेंट किया जाता है तो वो हमेशा फोकस से पास होती है, या फोकस से पास होती है, अपेयर होती है। तो मैथमेटिकली उस चीज़ का प्रूफ यहाँ पर आपके पास में है बच्चों, मैथमेटिकली उस बात का प्रूफ आपके पास में यहाँ पर है कि वो कैसे आया, वो फोकस से क्यों पास हुई। अभी बाई चांस आपने लाइट रे को यहाँ से इंसिडेंट किया था तो ये अपने आप में कॉनकेव मिरर था, अगर इस तरफ से देखेंगे तो ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव। और अगर आप इधर से इंसिडेंट ना करते हुए अगर इधर से इंसिडेंट करते इस तरफ से तो वो कॉन्वेक्स हो जाता। तो भी आप ये प्रूव कर सकते थे कि वो अगर पहले तो चलिए इसको पहले कॉपी कर लीजिएगा, जो भी कुछ मैंने बनाया बच्चों इसको अच्छी तरीके से कॉपी कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अभी मैं एक छोटी सी बात और बता दूं आपको, आपने पैरेलल इंसिडेंट किया तो फोकस से पास हुई। आप प्रूव कर सकते हो कि यदि आप फोकस से पास होते हुए इंसिडेंट करो, ये पहले कॉपी कर लीजिएगा, मैं फिर बोल रहा हूं अगर नहीं किया हो तो। अब अगर आप फोकस से पास करेंगे तो आप प्रूव कर सकते हैं बच्चों कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। आप बच्चों पहले इंसिडेंट लाइन ऐसे लीजिए, फिर इसकी ग्रेडियंट आप निकाल सकते हैं। भाई आप डायरेक्टली अगर फोकस ले लेते हैं यहाँ पर तो a, 0 इस लाइन की ग्रेडियंट कैसे निकलेगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फिर इसका इसके साथ में जो एंगल बना इसका भी उतना ही एंगल बनेगा, और आप फाइनली प्रूव कर पाओगे कि इसकी जो ग्रेडियंट आएगी, फाइनली इसकी जो ग्रेडियंट आएगी वो 0 आएगी। आप प्रूव कर सकते हो कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू इज द एंगल बिटवीन दीज टू, बहुत सरलता से। भाई जैसे इस लाइन की ग्रेडियंट क्या होगी, इस लाइन की ग्रेडियंट अगर आप निकालेंगे तो वो होगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये इस लाइन की ग्रेडियंट होगी। और फिर इस लाइन की ग्रेडियंट तो सिंपली m आ रही है बच्चों, तो इन दोनों के बीच में एंगल निकालेंगे तो ये माइनस ये अपॉन 1 प्लस m1 m2, और m1 में ये पूरा इतना बड़ा टर्म आएगा और m2 में ये पूरा आएगा। सो क्या होगा भाई, यहाँ पर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इसकी ग्रेडियंट हो गई, और फिर इसकी ग्रेडियंट m है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो ऐसा करा आपने। सो बस वही लॉजिक आप यहाँ पर भी कर लेंगे, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इस लाइन की ग्रेडियंट आपको मान लीजिए m1 है, सो आप वही लॉजिक लगाएंगे कि m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1। बच्चों अगर यहाँ पर आप एंटी क्लॉकवाइज गए तो इधर भी एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, इस तरह का काम आपको पता है हम कैसे करा करते हैं। सो इसमें अगर आपने y2 भाई ये वाली ग्रेडियंट माइनस ये वाली ग्रेडियंट करी तो फिर इसमें आप ये वाली ग्रेडियंट माइनस ये वाली ग्रेडियंट करेंगे, और इसको सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, आप लोग प्रूव कर पाएंगे बच्चों। आप देख सकते हैं m1 की वैल्यू श्योर 0 आएगी, उससे प्रूव हो जाएगा कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होती हुई इंसिडेंट हुई तो फाइनली वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है रिफ्लेक्शन के बाद। पैरेलल इंसिडेंट करेंगे तो फोकस से पास होगी, और फोकस से पास करेंगे तो पैरेलल इंसिडेंट होगी। होप आपको ये बात खोपड़ी में आई है। अच्छा, यहां मैंने जो मिरर लिया है बच्चों अभी वो कॉनकेव मिरर लिया है, पैराबोलिकल है कॉनकेव, और अगर मैं पैराबोलिकल कॉन्वेक्स लेता हूं तो आप तब भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर ऐसी लाइट रे आई तो आप वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती है या फोकस से पास होती हुई अपेयर होती है। अब अल्टीमेटली ये तो लाइन है, तो आप प्रूव कर सकते हो कि अगर इंसिडेंट लाइट ऐसी है तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे अवश्यम भावी रूप से कहाँ से पास होगी, रिफ्लेक्टेड की इक्वेशन निकालेंगे वो वैसी की वैसी ही आएगी, और वो a, 0 को सेटिस्फाई करेगी, मतलब a, 0 उस पर लाई करेगा, मतलब कुछ ऐसी पिक्चर बनेगी। तो ये एक छोटी सी बात है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसी काम को समझने का एक और तरीका भी है। भाई हमने कुल मिलाकर क्या देखा, हम लोग कॉनकेव कॉन्वेक्स के बारे में तो जानते हैं कि अगर कॉनकेव मिरर में आपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट करी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होती है।
कॉन्वेक्स में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट करी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती हुई अपीयर होती है। और अगर आप कॉन्केव नहीं लेते हो, कॉन्वेक्स भी नहीं लेते हो, आप प्लेन आपका पैराबोलिकल ले लेते हो, तब भी वही बात होगी बच्चों। इसी काम को करने का हमारे पास में एक और तरीका बच्चों, ये लीजिए, ये आपके पास में पैराबोला गिवन है आपको, जिसकी इक्वेशन है y² = 4ax, और ये रही साहब पैराबोला की एक्सिस, ये रही पैराबोला की एक्सिस जिसकी इक्वेशन को x एक्सिस, जो x एक्सिस होती है y = 0। अब इसके किसी पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ भाई, इसके किसी पॉइंट पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी मैंने, जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करी उससे नाम दे दिया P, दे दिया, और जिस पॉइंट पर टेंजेंट ने x एक्सिस को कट किया उससे मैंने नाम दे दिया T। भाई जिस पॉइंट पर x एक्सिस को उसने कट किया उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया T। अब आप इस पर इसका फोकस देखें तो फोकस कहीं यहाँ आ गया S, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a, 0, और इस पॉइंट पर आप यदि नॉर्मल ड्रॉ करते हो, ये रहा नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल, जिस पॉइंट पर नॉर्मल ने x एक्सिस को कट किया उसे मैंने नाम दे दिया S, दे दिया साहब, n नाम दे दिया। अब इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए at² 280। मैं अगर सपोज कर लेता हूं कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स at² 280 है, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी yt = x + at² होगी, और नॉर्मल की इक्वेशन होगी yt नहीं, y = -tx + 2at + at³, और उस बेसिस पर इस पॉइंट T के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं तो y को 0 कर देंगे तो आपको ये मिल जाएंगे at² 0, ये पॉइंट T के कोऑर्डिनेट्स आ गए, और पॉइंट N के कोऑर्डिनेट्स निकालना तो y = 0 पुट कर देंगे, सो ये आपके पास में आ जाएंगे 2a + at² 0, ये N के कोऑर्डिनेट्स आ गए, और S के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। और आप यदि पॉइंट P को S से ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो डिस्टेंस होती है इसे फोकल रेडियस कहते हैं। और एक बात आप लोग पहले से जानते हो बच्चों, ST बराबर होता है SP बराबर होता है बच्चों SN, ST बराबर SP बराबर SN होता है। भाई आप अगर ST की वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालें, या S और P के बीच की डिस्टेंस निकालें, या S और N के बीच की डिस्टेंस निकालें, आप जानते हैं ये सारी डिस्टेंस जो आएगी वो आएगी a + at² के बराबर। ऑल दिस डिस्टेंसेस आर इक्वल, सो दैट आपको क्या मिला, उससे आपको ये मिला कि ये जो ट्राइंगल TPS है, कौन सा ट्राइंगल TPS, वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, क्योंकि जो लेंथ ये होगी वही लेंथ ये होगी, जो लेंथ ये होगी वही लेंथ ये होगी, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। भाई ये TS की वैल्यू और SP की वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम है। सो अगर मैं ये मान लेता हूँ कि ये एंगल थीटा है, तो भाई अगर इस वाली साइड के अपोजिट एंगल थीटा है तो इस वाली साइड के अपोजिट एंगल भी थीटा होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने टेंजेंट ने x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया उसे थीटा लिया है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अभी थोड़ी देर पहले इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया था वो थीटा था, तो ये थीटा और वो थीटा अलग है। भाई यहाँ पर थीटा इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड द x एक्सिस, तो ये थीटा मान लिया। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा क्यों होगा, बिकॉज दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, नेचुरली उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सो अगर मैं इस एंगल को थीटा मानता हूं, अगर मैं SP के अपोजिट वाली को थीटा मानता हूं, तो TS के अपोजिट वाला भी थीटा होगा साहब, वो थीटा हो जाएगा। तो अब आप क्या पाएंगे, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल भैया ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो अगर ये दोनों थीटा है तो ये 180 - 2 थीटा हो गया, और अगर ये 180 - 2 थीटा हो गया तो ये वाला एंगल 2 थीटा हो गया, क्योंकि एक लाइन पर पूरा एंगल 180 का होता है। 1 बाय 1 आप चलते जा रहे हैं, आपको सारा काम समझ में आएगा बच्चों कि यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा क्यों, मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ, बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अगर ये थीटा है तो ये 180 - थीटा, और एक लाइन पे पूरा एंगल होता है 180 का, तो 180 - 2 थीटा, तो बाकी बचा 2 थीटा। अब 2 थीटा बचा। अब ये एंगल दोनों क्या होंगे बच्चों, एक बात तो आप सर्टेनिटी के साथ में कह सकते हो कि जो लेंथ SN की है वही SP की है, तो ये दो, इसके अपोजिट वाला जो एंगल होगा, इसके अपोजिट वाला एंगल भी वही होगा। अगेन ये ट्राइंगल जो है बच्चों, कौन सा ट्राइंगल, SPN, दैट इज आल्सो एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, वो भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, वो भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ही है। क्यों, क्योंकि जो लेंथ SN की है
भाई ये जो पॉइंट है इसे आपने एस नाम दिया है, इसे आपने एस नाम दिया है, तो जो लेंथ एस एन की है वही एस पी की है। तो अगर ये दो साइड्स लेंथ इक्वल है तो इन दोनों के अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो अगर ये मैंने मान लिया दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, और बड़ी सरलता से मैं प्रूव कर सकता हूं कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो आप दो तरीके से काम कर सकते हैं, इसे आप थीटा वन मान लें, इसे आप थीटा वन मान लें। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180। भाई ये थीटा वन तो ये भी थीटा वन, क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट जो एंगल है इसके अपोजिट भी वही एंगल है, क्योंकि इन दोनों साइड की लेंथ इक्वल है। तो उस बेसिस पर आप थीटा वन की वैल्यू निकालेंगे तो 90 माइनस थीटा आएगी। थीटा वन की वैल्यू कितनी आएगी? 90 माइनस थीटा। आप वैसा भी कर सकते थे या आप ऐसा भी कर सकते थे कि ये टेंजेंट है, टेंजेंट है और ये नॉर्मल है, और टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है बच्चों वो होता है 90 डिग्री का। नॉर्मल क्या होती है? जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। सो इन दोनों के बीच में एंगल 90, तो अगर ये थीटा तो बट ऑब्वियसली बात है बच्चों ये 90 माइनस थीटा होगा। अब ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक साहब। अब अगर मैं क्या करता हूं बच्चों, पॉइंट पी पर मैं लाइट रे इंसिडेंट कर रहा हूं ऐसी, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो एक बात आप समझ सकते हैं बच्चों कि यहां ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। भाई ये एक्स एक्सिस है और इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करी है। तो जितना एंगल ये वाला बन रहा है उतना ही एंगल ये वाला बनेगा। कुछ अल्टरनेट एंगल्स ऐसा कुछ बोला करते हैं, शायद आपको ज़्यादा बेहतर पता है बच्चों। तो अगर ये एंगल थीटा वन है तो ये एंगल भी थीटा वन होगा। अब यहां से आप एक बात कह सकते हो, भाई अगर मुझे ये कहना हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वल होता है, ये मैं कैसे बोलूं? तो ये इस बात से सिद्ध हो रहा है कि भैया यहां पर ये एंगल थीटा वन है। भाई अगर ये पैरेलल करते हैं, भाई ये एंगल तो थीटा वन है कन्फर्म, ये एंगल थीटा वन है तो ये एंगल भी थीटा वन है। और अगर ये एंगल थीटा वन है आप और ये बोल रहे हो कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल तब होंगे, ये दोनों एंगल तब इक्वल होंगे बेटा जब ये दोनों पैरेलल हैं। क्योंकि अगर ये पैरेलल नहीं होते तो फिर अल्टरनेट एंगल थ्योरम लग पाती क्या? नहीं लग पाती। भाई यहाँ पर एक लाइन ऐसी है और दूसरी लाइन ऐसी है, और ये दोनों एंगल्स इक्वल तभी होंगे जब ये दोनों पैरेलल हों। अगर ये दोनों पैरेलल नहीं है फर्ज कीजिए, तो क्या ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे? नहीं हो पाएंगे। तो फिर इसीलिए हम बोल सकते हैं कि दोनों एंगल्स इक्वल तभी होंगे जब ये पैरेलल हो। मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर मैंने फोकस से पास किया तो पैरेलल हो गई, या यूं कहूं कि पैरेलल हुई तो वो फोकस से पास हुई। लगे तो छोटी सी बात आपको और बताता हूं बच्चों। देखिए यहां पर आप ये है एसपी को आपने ज्वाइन किया, तो ये इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूं मैं। कुछ काम की बात हमारे पास में और भी आ रही है बच्चों, तो हम समझ लेते हैं, वो बेहतर होगा। क्योंकि ये छोटी सी मतलब हमारे पास में यूँ कहा जाए कि कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जिनकी ज़रूरत हमको आगे चल के कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में पड़ सकती है। बच्चों ये आपके पास में आपने इसको एक्सटेंड किया तो आपने क्या देखा? ये आप एक बात जानते हो, ये आप पहले ही प्रूव कर चुके हो साहब कि यदि मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया कुछ ऐसा, तो आप एक बात जानते हैं कि टेंजेंट जो होती है वो जितना एंगल इसके साथ में बनाएगी उतना ही एंगल इसके साथ बनाएगी। ये तो आप जानते हो बच्चों। टेंजेंट ने भाई एक मिनट, यस, टेंजेंट ने, ये जो टेंजेंट आपके पास में है, इस टेंजेंट ने जितना एंगल एसपी के साथ बनाना है उतना ही एंगल उसने इसके साथ में बनाना है। सो मैं यूं कह सकता हूं कि जो टेंजेंट है बच्चों, वो ये जो लाइन है इसे आप क्या बोलते हो? फोकल कॉर्ड। इसे फोकल कॉर्ड कहते हो बच्चों। सो टेंजेंट जो आ रही है आप देख सकते हैं वो इस फोकल कॉर्ड और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल उस पर जो लाइन आपने इंसिडेंट करी थी, उन दोनों, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। मतलब ये उसका एंगल बायसेक्टर है। ये क्या है बच्चों? उसका एंगल बायसेक्टर। ठीक इसी तरह से जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये। मतलब ये जो आपके पास में नॉर्मल आ रहा है वो इस एसपी और ये इन दोनों का बायसेक्टर है, क्योंकि जितना एंगल इधर है उतना एंगल इक्वल है। अगर एंगल दोनों सेम आते बच्चों तो उससे आप क्या बोला करते हो? एंगल बायसेक्टर। तो आप क्या कह सकते हो बच्चों की जो टेंजेंट होती है वो इस फोकल रेडियस और एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है उन दोनों के बीच का एंगल बायसेक्टर होती है।
और दूसरी चीज़ जो नॉर्मल है, नॉर्मल जो है बच्चों वो भी इस फोकल रेडियस और एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है उन दोनों का एंगल बायसेक्टर है। और वैसे भी आपको पता है बच्चों कि कोई भी दो लाइंस के बीच, जैसे एक लाइन ये थी और एक लाइन ये थी, इन दो लाइंस के बीच में एंगल कुछ भी हो, वन थिंग इज सर्टेनली श्योर, एंगल बायसेक्टर्स आर ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जो कोणार्धक होते हैं बच्चों वो अवश्यम भावी रूप से परस्पर लंबवत होते हैं, और वो चीज़ यहाँ पे प्रूव भी हो रही है कि वो एंगल बायसेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, क्योंकि एक है एंगल बायसेक्टर टेंजेंट और एक है नॉर्मल, और दोनों के बीच में एंगल 90 होता है। तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ बच्चों, फिर से समझिएगा। यहाँ पर आपने किसी पॉइंट पर लाइट रे इंसिडेंट करी, आपने लाइट रे इंसिडेंट करी, या इस बार एक काम करते हैं हमने फोकस से इंसिडेंट करी, और मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो चलिए, मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, मैंने उस पॉइंट पर नॉर्मल भी ड्रॉ कर दिया। इंसिडेंट लाइट रे ऐसी भेज दी, 1 मिनट के लिए ऐसी भेज दी। चलिए, इंसिडेंट लाइट रे मैंने ऐसे भेज दिया, आप अपोजिट भी कर सकते हैं। इंसिडेंट लाइट रे ऐसे गई साहब। अब इसने अगर ये एंगल थीटा बनाया तो ये एंगल थीटा होगा, क्यों? क्योंकि आपको पता है जितनी लेंथ एस टी की है, उतनी ही एस पी की है और उतनी ही एस एन की भी है। तो अभी तो एस टी और एस पी चूंकि इक्वल है, इसलिए जितना एंगल ये उतना एंगल ये होगा। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, तो 180 माइनस 2 थीटा बचा, तो यहाँ 2 थीटा तो ये भी। अब यहाँ पर भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, इसलिए जितना लेंथ है उतनी लेंथ है बच्चों, जितना एंगल ये उतना एंगल ये, तो ये 90 माइनस थीटा आ गया। तो अब आपको क्या मिल रहा है, आप को यहाँ पर कुछ ऐसा मिला कि साहब आपने जब यहाँ से लाइट रे भेजी और ये थीटा 1 एंगल पर इंसिडेंट हुई, तो वो थीटा 1 एंगल पर ही अगर उसको रिफ्लेक्ट करा रहे हैं आप, अगर आप उसे थीटा 1 एंगल पे ही रिफ्लेक्ट करा रहे हैं, तो वो तभी होगा कि अगर ये थीटा 1 है और ये भी थीटा 1 है, तो इसका मतलब ये है साहब, ये दोनों एंगल्स इक्वल तब होंगे जब इन दोनों लाइंस के बीच में ये है ट्रांसवर्स लाइन, और ये दोनों एंगल्स इक्वल तभी होंगे बच्चों जब ये दोनों पैरेलल हो। मतलब ये जो रे है वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए साहब उनके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और आप एक बात और भी देख पा रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं बच्चों कि जितना एंगल ये उतना एंगल ये है, मतलब ये जो है बच्चों इनके बीच का एंगल बायसेक्टर है। ऐसे ही जितना एंगल ये उतना एंगल ये, तो ये उन दोनों का बायसेक्टर है। और चूंकि उनका बायसेक्टर है, इसीलिए आप कह सकते हो कि इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाना है, और रिफ्लेक्टर रे ने भी नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बनाना है।